नमस्कार साथियों। आज हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और अधिकांश स्टूडेंट्स के द्वारा इस टॉपिक को अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे हम शब्दावली की बात करते हैं, इयोन, एरा, कल्प, महाकल्प, युग, जो भी ये टर्म हम इंग्लिश और हिंदी में यूज करते हैं, एक हेवी वर्ड है, याद नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा आंकड़े भी है। लेकिन हम इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। और ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? अगर हम बात करें अपने पूरे ब्रह्मांड की, पृथ्वी की, अगर पृथ्वी का हमें निर्माण समझना है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के निर्माण के बाद में हम देखते हैं, जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो पहले हम देखते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के बाद में हमें समझ में आता है कि मैदानों का निर्माण हुआ। और सबसे जो पहला भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, जैसे दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, वो सबसे पहले उसका निर्माण हुआ। और वो एक पूरे ब्रह्मांड का भाग था। प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है, वो टूटता है। पहले वो भूमध्य रेखा से नीचे जाता है, फिर उसके बाद में उसकी जो मूवमेंट होती है वो उत्तर की दिशा में होती है। ये सभी जो एक टाइम पीरियड में हुए हैं, अगर इस समय अंतराल को हम समझ लेंगे तो हमारे लिए टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा, अगर हम भारत के संदर्भ में इसे देखें, कोई भी खनिज है वो हमें दक्षिण भारत में क्यों नजर आती है, इसका जवाब भी हमें टाइम स्केल में समझ में आएगा। दक्कन ट्रेप का निर्माण क्यों हुआ, दक्कन ट्रेप में काली मिट्टी क्यों है, ये भी हमें इसी टॉपिक में समझ में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें चट्टानों की, तो चट्टानों में हम देखते हैं धारवाड़ चट्टान, कुड़प्पन चट्टान, विंध्यन चट्टान, आर्कियन रॉक्स, नवीन आर्यन रॉक्स, ये सभी चट्टानों के निर्माण से संबंधित अगर हम बात करें तो भी हमें इस टॉपिक को समझना होगा। और इन चट्टानों में जो धातु पाए जाते हैं, कुछ धात्विक चट्टाने हैं, कुछ अधात्विक चट्टाने हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अधिकतम जो मिनरल्स होते हैं वो दक्षिण भारत में ही क्यों पाए जाते हैं, उसका जवाब भी हमारे इसी टॉपिक में छुपा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो मध्य प्रदेश है वहां पर सीमेंट की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है, तो वो क्षेत्र ही ऐसा क्यों है जहाँ पे सीमेंट पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें कि पूरे दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं कोई धात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अगर हिमालय की बात करें, मैदानों की बात करें, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। तो ये जो सभी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हमें आज के इस टॉपिक में समझ में आएगी। ये टॉपिक बोरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ओनली आंकड़ों को रटते हैं कि ये आंकड़ा है और ये आंकड़ा है, नहीं। हमें आंकड़ों के साथ इसके बैकग्राउंड को समझना होगा भी। ये जो आंकड़ा है, जैसे हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय टर्शियरी युग का है, तो हमें समझना होगा कि टर्शियरी युग कहाँ से शब्द इजाद हुआ है और इसका टाइम पीरियड क्या है। जब हम इन सभी चीजों को अंतर संबंधित करके देखेंगे तो हमारे लिए टॉपिक सबसे आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपके साथ ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और आपकी कनेक्टिविटी इस टॉपिक के साथ होगी। जैसे मैं आपको बहुत सारी स्लाइडें दिखाऊंगा। अब इस स्लाइड में हमने बात की है, टॉपिक का जो हेडिंग है वो भूगर्भिक संरचना है। इसके बाद में सेकंड हम देखते हैं, जो आपको ये चित्र शो हो रहा है उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं, वन सेकंड, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा पृथ्वी बन रहा है, ये स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। जब हमने देखा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, स्टार्टिंग में पृथ्वी पृथ्वी एक गर्म गलित गैसीय अवस्था में थी और धीरे धीरे पृथ्वी किस दिशा में मूव कर गई। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी एक ठंडे क्षेत्र में तब्दील हो रही है। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ज्वालामुखी घटना हो रही है, यहाँ पर लावा के रूप में, मेग्मा के रूप में पूरी पृथ्वी एक गर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो डिक्रीज हो जाता है। पृथ्वी का तापमान डिक्रीज होगा, यहाँ पर हम धीरे धीरे देखेंगे कि महासागरों का निर्माण होगा। महासागरों के निर्माण के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी और पहला जो जीवन है वो महासागरों में आएगा। महासागरों में आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम देखेंगे कि यहाँ से कन्वर्ट हुई यहाँ पर, यहाँ पे पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडी होने के क्रम में यहाँ पर ये महासागरों में जल की आपूर्ति हुई। जल की आपूर्ति होने के बाद में हम देखते हैं कि एकल कोशिकीय जीव,
ये हमें दिखाई दे रहे एकल कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, और उससे आज का जो होमोसेपियंस है उसका निर्माण हुआ। ये पहले हमारे पूर्वज से बंदर, बंदर से होमोसेपियंस का निर्माण हुआ। इससे पहले के टाइम पीरियड को देखें तो डायनासोर भी इस समय यहाँ पर पृथ्वी पर थे। ये पूरी घटना हमें आज के टॉपिक में समझ में आएगी। जैसे ये पूरा चार्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, भूगर्भिक संरचना का, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले अपना हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं जिससे हमें ये समझने में आसानी हो कि हमें ये टॉपिक देखना क्यों है, इसकी जरूरत हमें है क्यों। जैसे इसे देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, और प्यारे भारत में ये जो क्षेत्र हमें नजर आ रहा है ऊंची चोटियों वाला, ये क्षेत्र आप अज्यूम कर पा रहे होंगे कौन सा होगा। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पर हिमालय के बाद में हम देखते हैं दूसरी यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ है। और तीसरा जो ये उबड़ खाबड़ और ये सबसे लास्ट वाला भाग है, ये कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यानी ये प्रायद्वीपीय भारत, फिर मैदान, मैदान में हम देखते हैं मरुस्थल है, यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान है, ऊपर क्या है, हिमालय है। इनकी संरचना देखने के बाद हमें लगता है कि इनका निर्माण एक टाइम पीरियड में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर एक समय में होता तो सभी हिमालय जैसे ही होते। यहाँ पे मैदान भी है, हिमालय भी है, प्रायद्वीपीय भारत भी है। प्रायद्वीपीय भारत में हम विभिन्न पठारों की बात करेंगे, मैदान में हम मरुस्थल की भी बात करेंगे। तो इस पूरे संरचना को देखने के बाद हमें एक चीज समझ में आती है कि हमारा जो भी भूगर्भिक संरचना है उसका निर्माण एक समय में तो नहीं हुआ होगा। तो इनका जो टाइम पीरियड होगा वो विभिन्न विभिन्न होगा। जैसे हमें ये हमारा प्यारा भारत नजर आ रहा है, ऊपर वाला हिमालय है, ये मरुस्थल है, ये मैदान है। अब आप इस रीजन को देखिए, इस रीजन में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि चोटियां हैं, पर्वत है, लेकिन हिमालय जितने ऊंचे नहीं है। इस भाग में आप देखोगे कि यहाँ पे पठार है। पठार का अर्थ हुआ कि पहले जो पर्वत थे उनका वर्षा से, हवा से, प्रकाश से अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, और वो एक प्लेटू पठार के रूप में समतल हो गए। है ये पठार, लेकिन ये समतल है। इसके बाद में हम देखते हैं ये हिमालय है, हिमालय की चोटियां हैं, यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से नदियां निकलती है। नदियों निकलने के बाद में आगे जाके हम देखेंगे कि ये मैदान का निर्माण करेगी आगे जाके। ये हम देखते हैं हमारा मरुस्थल है राजस्थान का। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये दक्कन का पठार है, ये कर्नाटका का पठार है। ये भी हम देखते हैं कर्नाटका का पठार है, जो हिमालय जैसा नहीं है। यहाँ पे हरियाली भी है, पर्वतों की इतनी ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं है। और ये हमारे गंगा यमुना दोआब गंगा मैदान है। ओके, जहां से ग्लेशियर से, हिमालय से नदियां आ रही है, वो नदियां यहाँ से बहती है। और यहाँ से बहने के क्रम में जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वो अवसाद मिट्टी जमा कर देती है, और कालांतर में यही क्षेत्र उपजाऊ होता है, और यहाँ पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और कृषि के लिए ये अधिक ज्यादा उपयोगी है। और इसी से हम देखेंगे कि जो भी सभ्यता डेवलप हुई, चाहे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे सिंध के आसपास वाले रीजन हो, सिंधु नदी के आसपास वाले रीजन हो, कोई भी सभ्यता, कोई भी लोग, कोई भी कृषि से संबंधित उद्योग या फिर अधिकतम जनसंख्या कहाँ होगी, वो इन्हीं नदियों के किनारे होगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है पूरा ब्रॉड लेवल पर पूरी ज्योग्राफी को समेटने का काम करेगा। बस इसमें दिक्कत इतनी है कि हमें इन टाइम पीरियड को याद करना पड़ेगा, इन स्केल्स को याद करना पड़ेगा। और उनका भी ऐसा नहीं है कि हमें रटना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इतनी घटनाओं को याद करेंगे, इन घटनाओं में हमारी रुचि होगी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, यही खनिज क्यों पाए जाते हैं। जब हमारा क्यों स्ट्रोंग होगा तो हमारा ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आप देखिए कि ये समुद्र है, और समुद्र के पास ये तटीय मैदान है। तटीय मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, तटीय मैदानों के पास हम ये देखते हैं घास के मैदान है। इन सभी में हमारी अगर रुचि होगी तो हम अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। एक बार इस चित्र को देखिए, क्योंकि हमें भारत के संदर्भ में आज का टाइम स्केल देखना है। तो इस चित्र को जब हम देखते हैं तो ऊपर वाला क्या है, हिमालय, ये मैदान है, और ये क्या है, ये हमने देखा कि हमारा मरुस्थल है, इंडियन डेजर्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर का तट है, जिसपे अभी हमने लास्ट में बात की थी, ये तटीय भाग है, यहाँ पे समुद्र लगा हुआ है। ये हमारा पुराना प्रायद्वीपीय भारत है।
इन सभी के बारे में अगर हमें समझना है और इनके टाइम पीरियड को हमें समझना है तो हमें टाइम स्केल को देखना होगा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि हमें ये टॉपिक देखना क्यों है। क्योंकि हमें ये टॉपिक इसलिए देखना है कि अगर हमें भारत में इन थारों का निर्माण कैसे हुआ, थार के नीचे जो अरावली पर्वतमाला है वो प्री कैम्ब्रियन का भाग है। आपने कभी नाम सुना होगा कि अरावली पर्वतमाला आर्कियन चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। तो ये नाम हमने क्यों लिया? अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है और ये नए पर्वत है। ये नए क्यों है? इन सभी से संबंधित आज की हमारी क्लास रहेगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए, एक बार इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है? इस डायग्राम में हम देखेंगे कि आज जो ये सीनोजोइक टाइम पीरियड है, ये मेसोजोइक टाइम पीरियड है, ये प्लियोजोइक टाइम पीरियड है। इन तीनों टाइम पीरियड में हमने देखा है कि हमारा जो अधिकतम डेवलप हुआ है, चाहे जीव का हो चाहे मानव का हो, ये इसी कालक्रम में हुआ है। ये चित्र मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। शायद मैं आपको ये डायग्राम अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम से पहले आपको यहाँ पे कुछ समझाता हूँ। कोई टाइम पीरियड है जैसे इयोन, इयोन को हिंदी में भी इयोन कहते हैं। इयोन के बाद एरा, एरा के बाद में पीरियड, पीरियड के बाद में इपोक, इपोक के बाद में आएगा एज। ये कुछ कालखंड है जिसके आधार पर हमने टाइम स्केल को बांटा है। इयोन, महाकल्प, उसके बाद में कल्प, कल्प के बाद में युग, युग के बाद में काल। समझ में आ गया? इयोन, महाकल्प, कल्प, युग, काल। एक बार इन नाम को याद नहीं रखना है। अपन को सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रखनी है कि जो इयोन टाइम पीरियड होता है वो सबसे बड़ी इकाई है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें ए क्षेत्र से बी क्षेत्र पर जाना है और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 200 किलोमीटर है। अगर हमें इस पूरे टाइम पीरियड को, मान लीजिए ये इयोन है, अगर हमें मोटा मोटी बताना है किसी घटना को, क्योंकि अगर हमें पूरे 200 किलोमीटर को समझाना है तो हम एक बड़ी यूनिट लेंगे ताकि हमें समझाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में अगर हमें किसी बी स्थान पर पहुंचना है और बी स्थान एक बहुत बड़ा एरिया है, ओके। अब इस 20 स्थान पर हमें किसी भी चीज को समझाना है तो हमें इसको विभिन्न कालखंडों में बांटना होगा। जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो दिल्ली में विभिन्न क्षेत्र होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में भी हमने देखा होगा कि हमें एक कॉलोनी में जाना है, एक कॉलोनी में भी विभिन्न सारे घर होंगे और हमें एक स्पेशल घर में जाना है। ऐसे ही इयोन हम जब स्टार्ट करते हैं वहां का समय है। इसके बाद में हम देखते हैं एरा उससे छोटी इकाई है। एरा के बाद में देखते हैं कि पीरियड उससे भी छोटी इकाई है। पीरियड के बाद में इपोक, इससे भी छोटी इकाई है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा एज, यानी जिस घर पे हमें पहुंचना है। और इस पूरी इकाई को हमने मान लीजिए किलोमीटर में क्यों डिनोट किया? क्योंकि बड़ी इकाई है। जैसे हम बात करते हैं कि 4.5 बिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और आज का युग है तो 4 बिलियन वर्ष से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हमारा मुख्य फोकस होगा वो होगा कि जीव का जन्म कब हुआ, हमें विजिबल दृश्यमान जीवन कब नजर आने लगा, उसके बारे में अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि 4 बिलियन वर्ष पहले हुआ होगा ब्रह्मांड का निर्माण। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो 541 मिलियन है उसके बाद में हमने देखा कि अधिकतर घटना हुई है। और इस अधिकतर घटना में भी हम देखेंगे कि जो मेनली जो अधिकतर घटना हुई है वो 250 मिलियन से लेकर आज के समय में हुई है। तो क्यों ना इस समय को हम अलग नाम दे दें, इसको हम अलग नाम दे दें और पूरे को हम एक बड़ी इकाई मान लें, इयोन। तो इस तरह हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। आप दोबारा समझिए, मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा इसे समझाता हूँ। जैसे इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी है? हेडियन। यहाँ पे मैं साथ साथ में हिंदी में लिखता चलूंगा ताकि हिंदी मीडियम को कोई दिक्कत है ना हो। यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? हेडियन।
हेडियन का क्या अर्थ हुआ? हेडियन का अर्थ है कि ये एक ग्रीक शब्द है, और ग्रीक शब्द ने, ग्रीकों ने ही सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। उन्होंने अपने धर्म के अकॉर्डिंग शब्दों को इजाद किया था। तो हेडियन का अर्थ हुआ कि अब तक जीवन का आरंभ नहीं हुआ है। अभी क्या है कि एक गर्म गलित अवस्था है, और इस गर्म गलित अवस्था को ही हमने क्या किया? हेडियन नाम दिया। और ये कब का है? 4.5 बिलियन से लेकर 4.0 बिलियन तक, यानी बहुत ही पहले की घटना है। हम अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और ये तो बिलियन की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी घटना होगी। उसके बाद में हम देखते हैं आर्कियन। आर्य आर्कियाई का अर्थ होता है कि बिगनर, यानी अब पृथ्वी एक आग का गोला नहीं रही, अब पृथ्वी दृश्यमान हो गई, यानी अब एक संगठित तरीके से पृथ्वी का निर्माण हो गया। जैसे पृथ्वी ठंडी होगी, हमने सेकंड पीक देखी थी कि अब पृथ्वी दृश्यमान हो गई है, पृथ्वी हमें नजर आने लगी है, पृथ्वी पर थोड़ी बहुत जीवन की संभावना हमें नजर आती है। तो आर्कियाई का अर्थ हो गया आरंभिक, बिगिनर, आरंभिक यानी बिगिनर। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर आपको हिंदी में प्रागजीवी नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रोटेरो का पर्यायवाची होता है, वो होता है ओल्ड। और जोइक का हमें पता होता है जू, यानी जू यानी लाइफ, यानी वो लाइफ जो पुरानी है, यानी पूरा जीव, प्राग जीव, पूरा जीवी, यानी वो लाइफ जो बहुत पुरानी है। यानी हम बात कर रहे हैं इस समय एकल कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ है, और एकल कोशिकीय जीवों का निर्माण भी समुद्र में हुआ है। क्योंकि हमने देखा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, उससे वर्षा होती है, वर्षा पहले समुद्रों को संतृप्त कर देती है, भर देती है, और समुद्र में जब ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, तब वायुमंडल का निर्माण होता है और हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। लेकिन आरंभिक जीवन कहाँ पर था? आरंभिक जीवन हमारा था समुद्र में। इस समय की बात कर रहा है, तो आपको याद रखने में ऐसे आसानी होगी कि प्रोटेरो का क्या अर्थ होता है? ओल्ड होता है, जोइक यानी लाइफ, ओल्ड लाइफ। कब की बात कर रहा है? 2.5 बिलियन से लेकर अब आगे 542 मिलियन की बात। अब हम कहां पर कन्वर्ट हो गए? मिलियन में, लेकिन टाइम पीरियड कौन सा? ईओन। उसके बाद में हम बात करें हैं फनेरोजोइक। फनेरो का अर्थ होता है, आप यहाँ पे ये देखिए, फनेरो का अर्थ है, फनेरो का अर्थ होता है विजिबल, विजिबल यानी दृश्यमान। और जोइक का अभी हमने देखा है क्या? जीवन, यानी वैसा जीवन जो नजर आने लगे अब, यानी इस समय में जीवन हमें नजर आने लग गया है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? फनेरोजोइक। अब मुझे लगता है कि इयोन आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि हेडियन ग्रीक ने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं आर्कियाई और की इयोन। उसमें हम देखते हैं कि आरंभिक चरण है, जब एक तो होता है कि अस्त व्यस्त हो रखा है सब कुछ, जगह जगह ज्वालामुखी फूट रहे हैं, आग के गोले बन रहे हैं, लेकिन इस समय में पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता है, पृथ्वी संगठित होती है, तो ये आरंभिक फेज है। इसके बाद में प्रोटेरोजोइक नाम है, जोइक जहां पर भी होगा इसका मतलब यहाँ पे जीवन अस्तित्व में आ गया है, यहाँ पे जीवन है। तो प्रोटेरोजोइक, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रागजीवी यानी पूरा जीवी। उसके बाद में जो आज का टाइम पीरियड है 541 मिलियन वर्ष से लेकर, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, 541 मिलियन वर्ष से लेकर आज तक की बात इसमें हम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी इकाई है। यानी हमने क्या कहा था? हम ए से चले थे, बी पे पहुंचना था, 200 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस था, और बी का क्षेत्र भी हमें स्पेशली नोट करना है, क्योंकि हमें एक बी बहुत बड़ा इलाका है, बी में भी हमें एक स्पेशल घर में जाना है। तो ए पे हमने बात की इयोन 4.5 से लेकर हम 542 तक आ गए, लेकिन 541, अब मान लीजिए हम एक ऐसी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, वहां पे बहुत सारे घर है, उस घर में हमें स्पेशल घर में जाना है, तो अब हमें इसे एक अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो 541 से लेकर 541 मिलियन से लेकर हम टुडे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसे हम एक अलग कैटेगरी में बांटेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? एरा कहेंगे। क्या कहेंगे? एरा। एरा यानी महाकल्प। यहां तक आपको समझ में आ गया? एरा की बात कर रहे हैं। अब एरा को भी हम आगे और बांट देंगे, जैसे पीरियड में, पीरियड के बाद में इपोक में, इपोक के बाद में एज में। ओके।
अब मैं आपको मेन चित्र पर ले चलता हूं जहां से आपको समझना आरंभ करना है। अब एक बार इस जियोग्राफिकल टाइम स्केल को अच्छे से देखिए, ये इंग्लिश में हम साथ साथ में हिंदी में देखेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे हेडियन, ये हेडियन है। हेडियन के बाद में आर्यन है, आर्कियई है ये। आर्कियई के बाद में प्रोटेरोजोइक है, यानी पूरा जीवी। और ये कौन सा है? नवीन जीवन, नव जीवन, यहाँ पे नवीन जीवन की बात कर रहे हैं। तो ये हमने किसकी बात की? इयोन की। अब जो लास्ट फनेरोजोइक है, उसको उसका क्लासिफिकेशन हमने किया था कि ये 541 से लेकर टुडे की बात कर रहे हैं। अब इस 541 से लेकर टुडे को भी हम कुछ पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम इसको पहले को हम कहेंगे पलेोजोइक, यानी फिर इसके बाद में हम देखेंगे मीसोजोइक। आपको पीछे वाला शब्द नजर आ रहा होगा, जोइक यानी लाइफ। फिर इसके बाद में हम देखते हैं सीनोजोइक। अब इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड 541 से हम देखते हैं 250 तक। 250 से इसके बाद में हम इसका देखते हैं 70, और 70 से लेकर हम देखते हैं टुडे तक। इसको भी हम आगे क्लासिफिकेशन कर लेंगे, 70 से 1.8 और 1.8 से 0। ओके। लेकिन मेनली अब हमें समझना है फनेरोजोइक को, क्योंकि फनेरोजोइक इयोन की एक छोटी इकाई है जिसे हम दृश्य जीवी कह रहे हैं। यहाँ पे दृश्य जीवी, विजिबल या फिर नवीन जीवन। अब इसमें आप देखिए फनेरोजोइक को हमने 541 से 250 के बीच में बांटा है। मैं इसको एक बार ड्रॉ मिटो देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। जो हमारा प्लेयोजोइक है, मीसोजोइक है और सीनोजोइक है, इसके नाम को देखिए। सीनो यानी नवीन, नूतन जीवी। मीसो यानी मिडल, मध्य जीवी। प्लियोजोइक यानी पूरा जीव, यानी इन सभी से पुराना जीवन। प्लियोजोइक को हमें दो टाइम पीरियड याद रखने हैं। एक तो ये आपको जो स्टार्टिंग में नजर आ रहा है ना, कैम्ब्रियन। एक कैम्ब्रियन याद रखना है आपको, कैम्ब्रियन पीरियड। उसके बाद में सेकंड आपको रखना है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड नाम तो और भी है, पर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से दो टाइम पीरियड हमें याद रखने हैं। और दूसरा कि ये बहुत पहले की घटना है तो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन हमें कैम्ब्रियन टाइम पीरियड क्यों याद रखना है? पहली बात है कि ये पूरा जीवी है और इसमें हमें जीवन नजर आने लग गया था। कैम्ब्रियन पीरियड हमें इसलिए याद रखना है कि 541 से ये स्टार्ट होता है। अगर ये 541 से स्टार्ट होता है तो पहले वाला क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन। तो इसलिए इस पूरी घटना को हम क्या कह देंगे? प्री कैम्ब्रियन। ओके। अब हमें इसका क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं करना कि हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटेरोजोइक है, नहीं। हम इसका नाम सीधा बोल देंगे प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में सारे आ जाएंगे, सारे कौन से? जो 541 मिलियन वर्ष से पहले की बात हम कह रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आएगी कि प्री कैम्ब्रियन में क्यों कह रहा हूँ। प्री कैम्ब्रियन का अर्थ हो गया कि जो 541 मिलियन पहले है वो क्या हो जाएंगे? प्री कैम्ब्रियन है। अब आप इसको ऐसे देखिए, मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? जिससे कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले, एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, पूछ क्या ले। यहाँ पे आ रहा है नजर आपको प्री कैम्ब्रियन। अब आपको कैसे पता होगा कि प्री कैम्ब्रियन क्या है? लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि 541 मिलियन पहले की जो घटना है उसे हम प्री कैम्ब्रियन कह रहे हैं। भूल जाइए कि ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था, 4.5 बिलियन में हुआ था, लेकिन हमें याद रखना है 541 मिलियन पहले की घटना क्या है? प्री कैम्ब्रियन है। और ये जो रॉक्स आपको दिखाई दे रही है ब्राउन कलर में, और ये रॉक्स कब की है? प्री कैम्ब्रियन की। यहाँ की अरावली वाली, जो हमारी अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, गुजरात में, कुछ भाग दिल्ली में, और ये जो क्षेत्र है मेघालय वाला, ये कब के हैं? प्री कैम्ब्रियन, बहुत पुराने हैं। अब इससे आपको समझ में आएगा कि जो चट्टानें जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतनी ज्यादा सॉलिड होगी, आर्कियन रॉक्स होंगे वहां पे। सबसे जो मजबूत रॉक्स होती है, चट्टानें होती है, वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड की है।
इसलिए हम बोलते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड की है या फिर आर्कियन टाइम पीरियड की है। तो आर्कियन प्री कैम्ब्रियन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो जो संरचना है वो बहुत पुरानी है। और हमें कैसे पता चलेगा? जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हमें पता चलेगा। अब आज के बाद कभी आ जाए कि प्री कैम्ब्रियन, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि बहुत पुरानी है। और हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सी चट्टानें पुरानी है? इस मैप में जो ब्राउन कलर हमें नजर आ रहा है वो कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन है। एक तो आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। अब आगे देखिए। अब प्री कैम्ब्रियन मुझे लगता है कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में दो मैंने सेकंड नाम लिया था कार्बोनिफेरस। अब कार्बोनिफेरस इंपोर्टेड क्यों हो जाता है? कार्बोनिफेरस इसलिए इंपोर्टेड हो जाता है कि आगे जब हम कोयले की क्लासिफिकेशन देखेंगे, कल वाली क्लास में हम कोयले का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कोयले को चार भागों में बांटा गया है। एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पिट कोयला। अब ये कोयला जो एंथ्रेसाइड कोयला है वो उत्तम क्वालिटी का कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 95% होती है, धुआं बहुत कम देता है। उसके बाद में एंथ्रेसाइट है। उसके बाद में हम बात करते हैं पिट लिग्नाइट है। और सबसे खराब पिट कोयला है। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है कौन सा? एंथ्रेसाइट। वो कहाँ पे पाया जाता है? इस टाइम पीरियड में 345 मिलियन वर्ष में पाया जाता है। और ये अच्छा कोयला क्यों है एंथ्रेसाइट? क्योंकि ये बहुत पहले का है। कोयले की विशेषता होती है जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये वनस्पतियां हैं। इस पे अगर कोई अवसाद, मिट्टी, चट्टान आके उस पे दबाव डालेगी, धीरे धीरे इस पे और मिट्टी आएगी, धीरे धीरे इस पे और मिट्टी आएगी, तो दबाव बढ़ेगा। दबाव से हीट जनरेट होगी और ये अच्छे प्रकार का कोयला बनेगा। कोयला अच्छा क्यों होता है? जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इस पे दबाव ज्यादा पड़ेगा, ये ज्यादा संप्रेस होगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा और ज्यादा दबाव से क्या होगा, ये एक अच्छा कोयला बन जाएगा। इसलिए जो जितना ज्यादा पुराना कोयला होता है वो उतना ही अच्छा होता है। इस दूसरा हमें ये टाइम स्केल से हमें ये समझ में आ रहा है कि कोयला अच्छा क्यों है एंथ्रेसाइट? क्योंकि ये बहुत पुराना है। बहुत पुराना कितना? 345 मिलियन वर्ष पुराना है। इसके बाद में हम देखें, अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में आपको बताऊंगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना कोयला पाया जाता है। और वो गोंडवाना कोयला कौन सा है? हमारा जो बिटुमिनस कोयला है वो गोंडवाना कोयला है। गोंडवाना कोयला इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो भारत है, पेंजिया, पेंथालासा, पेंथालासा दो भागों में टूट जाता है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा भारत, इसलिए हम इसे गोंडवाना कोयला भी कहते हैं। लेकिन जो बिटुमिनस कोयला है वो एंथ्रेसाइड कोयले जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या है? 250 के बाद में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 345 मिलियन पहले बना था। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे कोयले की क्वालिटी कम हो रही है। अगर हम बात करें पिट कोयले की या फिर हम बात करें लिग्नाइट की, तो वो इस टाइम पीरियड का है, सेनोजोइक का, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 70 मिलियन है। तो ये कोयला थोड़ा कम क्वालिटी का होगा। इसमें कार्बन की मात्रा 45 होगी, इसमें 70 से 80 होगी, उसमें 95 होगी। ये कम धुआं देगा, ये बहुत ज्यादा धुआं देगा। और ये जो हमारा एंथ्रेसाइड कोयला वो धुआं देगा नहीं। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो पलेोजोइक एरा की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने प्री कैम्ब्रियन नाम दिया है। कैम्ब्रियन आपको समझाया, क्यों समझाया? और दूसरा कार्बोनिफेरस मैंने आपको क्यों समझाया? दो ही नाम आपको याद रखने हैं, दोनों की मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझा दी है, तो आपको दोनों नाम याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए। अब हम बात करते हैं मीसोजोइक की। मीसोजोइक, यहां से हमारी पृथ्वी एक अलग रूप ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि हम बात करते हैं 250 मिलियन वर्ष की यहां से। और 250 मिलियन वर्ष समय के बाद में प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है। अब प्लेट टेक्टोनिक घटना क्या होती है? प्लेट टेक्टोनिक का अर्थ होता है कि पृथ्वी का जो अंदर से मेग्मा बाहर निकलता है, और मेग्मा बाहर निकलेगा तो पृथ्वी की जो बाहरी प्लेट है उसको तोड़ देगा। और उसको तोड़ने से क्या होगा? प्लेट मूव, गति करने लग जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग में ब्रह्मांड था, पेंजिया और पेंथालासा, पेंथालासा टूटता है, पेंजिया टूटता है। पेंजिया टूटने के बाद में दो भागों में डिवाइड हो जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसी के कालक्रम में हमारा इंडिया हिमालय का निर्माण होता है। मैं आपको अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक की घटना समझाता हूँ, उसके बाद में इस टॉपिक को हिमालय के साथ कनेक्ट करेंगे।
जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हमें नजर आएगा कि ये जो भाग है दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, इसका कहां तक होता है? इसका भाग होता है 200 किलोमीटर से लेकर 400 तक। जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी देखोगे ज्योग्राफी की, वहां पर इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से क्या मेग्मा बाहर निकलता है। जब मेग्मा पृथ्वी की तरफ निकलेगा, जैसे इसमें दिखाया गया है, मेग्मा पृथ्वी की तरफ ये निकल रहा है। अब निकलने के क्रम में जब ये टकराएगा चट्टान से, इस टकरान से टकराएगा, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि इसे कमजोर कर देगा और तोड़ देगा। तोड़ने के क्रम में गति करने लग जाएगी। प्लेट टेक्टोनिक घटना क्या है? जब नीचे से मेग्मा निकलता है दुर्बलता मंडल से, पृथ्वी की प्लेट से टकराता है और पृथ्वी की प्लेटों को तोड़ देता है और प्लेटें विपरीत दिशा में गति करने लग जाती है। इसे ही हम प्लेट टेक्टोनिक की घटना कहते हैं, जो मैंने आपको चित्र में दिखाया है। हो क्यों रहा है? क्योंकि नीचे से ज्वालामुखी मेग्मा बाहर निकल रहा है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कब का है? 250 के बाद में स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, स्टार्टिंग में 250 मिलियन में हम देखते हैं कि ये हमारा पेंजिया है। हिंदी में लिख देता हूँ पेंजिया। और पेंजिया टूट जाता है आगे दो भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड नीचे दक्षिण की दिशा में गति करने लग जाता है। जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये ऊपर वाला लोरेंसिया जिसे हमने अंगारा लैंड कहा है, और ये गोंडवाना लैंड है। ओके, ये ऊपर उत्तर की तरफ अंगारा लैंड, नीचे आ जाता है गोंडवाना लैंड। और ये कब की बात है? 200 मिलियन वर्ष में टूटता है। अब हमें समझ में आ गया कि 250 मिलियन से लेकर हमारा जो 70 है वो कौन सा है? हमारा मीसोजोइक है। तो आपसे पूछे कि जो प्लेट टेक्टोनिक की घटना है वो मीसोजोइक में घटित हुई है, यानी मध्य जीवी में घटित हुई है। तो आप बता सकते हैं कि मध्य जीवी यानी 250 और 70 के बीच में घटित हुई है। तो हम बता देंगे कि हम मीसोजोइक में हुई है प्लेट टेक्टोनिक की घटना। उसके बाद में हम देखते हैं 145 मिलियन वर्ष के समय। देखिए ये ऊपर वाला है, ये कौन सा है? हम कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरेशियन प्लेट, और ये हम देखते हैं कि हमारा दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका। और ये जो भाग है, ये आपको भाग दिखा है, ये हमारा प्यारा भारत है। और ये प्यारा भारत अब क्या कर रहा है? प्यारा भारत ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। नॉर्थ से साउथ की तरफ भारत की गति होने लग गई है। 145 मिलियन वर्ष पहले भारत नॉर्थ से साउथ की ओर जाने लग गया है। इस टाइम पीरियड को याद रखना, 145 मिलियन वर्ष पहले। ओके, यानी 145 कब आएगा? हमारा मीसोजोइक में आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 65 मिलियन वर्ष पहले, यानी 65 मिलियन वर्ष पहले ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये यूरेशियन प्लेट है। लेकिन अब तक इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराई है। इसका मतलब नहीं टकराई तो हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ। हिमालय का निर्माण नहीं हुआ तो मैदान का भी निर्माण नहीं हुआ। और आपको याद रखना है कि ये जो आपको छोटा सा भाग नजर आ रहा है, ये कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर हिमालय से हमारे प्रायद्वीप भाग से टूटकर अलग हुआ था। एक बार याद रखना, आगे मैं इसको जोड़ के बताऊंगा। जब हम आगे कब बात करेंगे? जब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट में जो वहां की चोटियां ऊंची क्यों हैं, इसकी जब बात करेंगे तो मेडागास्कर को याद रखना है कि मेडागास्कर प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। वापिस टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको टाइम पीरियड दिया 65 मिलियन वर्ष तक। एक बार आपको अच्छे से जूम करके दिखाता हूं मैं। अब इस टाइम पीरियड को आप देखिए एक बार, ये कौन सा है? 250 जुड़ा हुआ था, 200 में टूटना आरंभ हुआ, 145 में ये जो हमारा भारत था उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। उसके बाद में 65 मिलियन वर्ष पहले ये अभी तक यूरेशियन प्लेट से टकराया नहीं है। यानी हम बात कर रहे हैं कि जो हम बात करें मीसोजोइक टाइम पीरियड की, तो मीसोजोइक टाइम पीरियड में भारत यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया है। अब यही बात आपको याद रखनी थी। हम वापस टॉपिक पर चलते हैं। अगर हमने देख लिया था कि मीसोजोइक टाइम पीरियड कब का था,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हिमालय 65 वर्ष तक भूमध्य, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, 65 मिलियन तक कहाँ तक गुजर रहा है, भूमध्य रेखा के पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय का निर्माण भाई मीसोजोइक में तो नहीं हुआ है। तो मीसोजोइक में नहीं हुआ तो लास्ट वाला कौन सा है, सीनोजोइक, यानी नूतन जीव। इसमें किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इसको भी दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, 70 से 1.8। इसे हम कहते हैं टर्सरी, क्या कहते हैं, टर्शियरी युग। टर्सरी युग, टर्सरी पीरियड में 70 से 1.8 का जो एरा है उसे हम कहते हैं टर्सरी पीरियड। इसमें हम देखेंगे कि हिमालय का निर्माण हुआ है, क्योंकि इस समय हिमालय यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। तो हमसे पूछे कि हिमालय का निर्माण है, हिमालय जो पर्वत है वो टाइम पीरियड कब है, तो हम बोलेंगे टर्सरी युगीन हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद में क्वाटरनरी पीरियड है, उसको भी हम देखते हैं आगे, क्वाटरनरी पीरियड उसके बाद में हम बात करेंगे। एक बार टर्सरी युग को देख लीजिए। हाँ ठीक है। अब आपको प्री कैम्ब्रियन समझ में आ गया। अब आपसे जो ये ग्रीन कलर नजर आ रहा है, और अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया हो कि ये ग्रीन कलर किसका है। ये हम देखते हैं कि हिमालय का है। ऊपर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। नीचे कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट। और यहाँ पे किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का, जो हमें ये नजर आ रहा है। और ये टाइम पीरियड कौन सा है, 65 के बाद। 65 के बाद इन 70 से 1.8 के बीच में कौन सा है, सीनोजोइक। सीनोजोइक में भी हमने देखा था, यहाँ लिख देता हूँ, सीनोजोइक में भी हमने देखा था कौन सा, टर्शियरी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टर्शियरी। हिमालय का निर्माण कौन से में हुआ है, टर्शियरी। अब आप जब मैप देखोगे या फिर ऐसी शब्दावली देखोगे तो आपको ये दिक्कत आएगी कि टर्शियरी है क्या। अब बता सकते हो कि टर्शियरी क्या है, टर्शियरी हिमालय के निर्माण का कालखंड है। ओके, अब इसके बाद में देखिए, एक बार इस मैप को अच्छे से देखिए। मैंने इस मैप में हिमालय को ड्रॉ किया है, आपको नजर आ रहा होगा। हिमालय को ड्रॉ किया है, तो ये नीचे वाला भाग कौन सा है, ये हमारा प्यारा प्रायद्वीपीय भारत है। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, ये प्यारा यूरेशियन प्लेट है, ये 33 सागर था, ये इंडियन प्लेट थी। जब ये टकराई यूरेशियन प्लेट से तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय का निर्माण हाँ यहाँ पर हमने कर दिया। लेकिन हम देखेंगे कि हिमालय का निर्माण के बाद में ये जो भाग है, मैदान, मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। मैदान का निर्माण हमें पता है कि जो यहाँ से नदियां आ रही है, नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट अवसाद लाए जा रहे हैं, तो मैदानों का निर्माण हुआ। तो इससे हमें ये चीज समझ में आ गई कि पहले हिमालय का निर्माण होगा, हिमालय के निर्माण के बाद में ही तो मैदान का निर्माण होगा। तो हम समझेंगे कि जो मैदान का निर्माण है वो 65 मिलियन के बाद में हुआ है। 65 मिलियन के बाद में हुआ तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसे आप समझिए कि प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ है। इसे इसका निर्माण प्लीस्टोसीन में, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपको समझ में आ गया, सीनोजोइक, सीनोजोइक में टर्शियरी पीरियड है और दूसरा क्वाटरनरी पीरियड है। क्वाटरनरी पीरियड को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको स्टोन एज नाम दिया होगा, स्टोन एज। स्टोन हिस्ट्री का जो हमें डाटा नजर आने लग जाता है, पत्थर वगैरह हमें देखकर हमें पता चल जाता है कि पूरा पाषाण काल का है, पाषाण काल की ये रॉक्स है, पाषाण काल में इस हथियार का निर्माण हुआ था, इस समय आग का आविष्कार हो गया। तो ये स्टोन एज से स्टार्ट होता है। तो प्लीस्टोसीन में हम देखते हैं कि प्लीस्टोसीन में हम देखते हैं कि हमारे मैदानों का निर्माण हुआ है। मैदानों का निर्माण कब हुआ है, टर्शियरी युगीन में तो हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय के निर्माण के बाद में ही हम देखते हैं कि हमारे मैदान का निर्माण हुआ है। और वो टाइम पीरियड कौन सा है, प्लीस्टोसीन। हिंदी में लिख देता हूँ, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में किसका निर्माण है, मैदान का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर इसकी कोई महत्व भी है, तो आप इस डायग्राम में देखिए। इस डायग्राम में आपको ये चीज, ये जो येलो कलर है वो नजर आ रहा होगा। इसमें हमने देखा हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय के बाद में इस मैदान का निर्माण हुआ। और मैदान का टाइम पीरियड क्या है, रिसेंट, यानी अब, प्लस प्लीस्टोसीन। नाम नजर आ रहा है, प्लीस्टोसीन। अब आप पहले अगर डायरेक्ट देखते कि प्लीस्टोसीन है क्या,
तो हमें ये समझ में आ गया कि पहले इयोन था, एरा था, इपोक था, पीरियड था, जो भी था, डजेंट मैटर। लेकिन हम बात कर रहे हैं मीसोजोइक की और सीनोजोइक की। मीसोजोइक में हम देख रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है, जो प्लेटें होती है एक दूसरे दिशा में मूव करने लग जाती है, कुछ उत्तर में जाती है, कुछ दक्षिण में जाती है। इस दिशा में हम देखते हैं कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग था, जो पहले दक्षिण में जाता है, और फिर जो प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है तो उत्तर की ओर मूव करने लग जाता है। उत्तर की ओर मूव करने में वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराता है, तो टकराने की दिशा में हिमालय के बाद में निर्माण होता है मैदान का, और मैदान का निर्माण किसके बाद में होगा? हिमालय के बाद में। तो पहले क्या आएगा? टर्सरी, और अब का जो क्या है? प्लीस्टोसीन। तो आपको प्लीस्टोसीन समझ में आ गया? ओके। अब वापस चलते हैं डायग्राम पे। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है? गोंडवाना लैंड का कोयला पाया जाता है। ठीक है। क्यों पाया जाता है? क्यों दोस्तों? अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये कौन सा है? क्रेटेशियस टाइम पीरियड। जो क्रिटिशियस टाइम पीरियड है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसे आप ऐसे समझिए, जो क्रिटिशियस टाइम पीरियड है 136 मिलियन की बात कर रहे हैं। 136 मिलियन को याद रखना आप। 136 मिलियन को आप याद रखना, और इस डायग्राम को देखिए। 136 मिलियन की बात मैं कर रहा हूँ, और ये 70 मिलियन वर्ष पहले हिमालय यूरेशियन प्लेट की ओर चल दिया था। ओके, हम तो चल दिए भाई। लेकिन आपको यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो 145 मिलियन वर्ष है, यहाँ पे 145 मिलियन वर्ष की मैं बात करूं, 145 मिलियन में ये साउथ टू नॉर्थ जाने लग गया था। जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट है। अब रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या होता है? रीयूनियन हॉटस्पॉट यानी यहाँ पे क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जब हिमालय इस सक्रिय ज्वालामुखी के यहाँ से होके गुजरा, मान लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर है, और ये टाइम पीरियड कौन सा है? ये टाइम पीरियड है 145 मिलियन के बाद, यानी 136 की बात कर रहे हैं। तो जब हिमालय यहाँ से गुजरा तो यहाँ पे क्या था? रीयूनियन था। यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा था, तो ज्वालामुखी निकलने के क्रम में जो इस क्षेत्र को किसने भर दिया? जो ज्वालामुखी निकला था उसने इस क्षेत्र को भर दिया, और ये क्षेत्र आगे चला गया, आगे जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, और आज का हमारा भारत बन गया। लेकिन ये जो भाला भाग है यहाँ पे, दक्कन ट्रेप जिसे हम नाम देते हैं, इस दक्कन ट्रेप का निर्माण किससे हुआ है? रीयूनियन हॉटस्पॉट से हुआ है। तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इनकी चट्टाने हैं वो कैसे हमें पता चलता है कि लावा ज्वालामुखी की है? 1 सेकेंड प्लीज। कैसे पता चला कि हम हमें कहाँ थे हम? 1 सेकेंड प्लीज, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए शायद। 2 मिनट के लिए आप क्लास को होल्ड रखिए, तब तक मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ। क्या वीडियो बफरिंग हो रही है क्या? प्लीज एक बार देखना। ओके।
तो हमें ये जो नजर आ रहा है क्षेत्र, ये कौन सा है? दक्कन ट्रेप है, ये ग्रीन वाला। तो दक्कन ट्रेप का निर्माण हमने देख लिया है। और दक्कन ट्रेप का निर्माण कौन से टाइम पीरियड में हुआ है? क्रिटेशियस टाइम पीरियड में। ओके, आज का हमारा जो मेनली टॉपिक था उसको देखिए। हमने बात की थी इयोन की, एरा की, पीरियड, इपोच, एज की। इसको छोड़िए, जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हमारे लिए था मीसोजोइक, सीनोजोइक और प्लेस्टोसीन, क्योंकि इसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक की घटना, हिमालय का निर्माण, हमने मैदानों का निर्माण, इसमें हमने दक्कन ट्रेप, इन सब के बारे में देखा है। और हमने देखा है कि कैसे एक गर्म गलित अवस्था वाली पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती है, एकल कोशिकीय वाले जीवाणु आते हैं, फिर जीवन आता है, फिर आज का जो होमोसेपियंस है, सेपियंस है, उसका निर्माण होता है। ये पूरी जो विकास की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने एक टाइम स्केल में कैद कर ली है। और इस टाइम स्केल से हमें पता चलता है कि कौन सी रॉक्स पुरानी है। कल हम इसी टाइम स्केल के आधार पर हम देखेंगे कि चट्टानों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, और चट्टानों में भी हम देखेंगे कौन से खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे अब इसके बाद में आपको नहीं याद करना पड़ेगा कि जो से हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में ही धात्विक खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर ही सोने की खानें क्यों है, विंध्यन पर्वत श्रेणी, मध्य भारत, मध्य प्रदेश में ही सीमेंट क्यों पाए जाते हैं, और ये गंगा यमुना के द्वाब में हमें कोई भी खान क्यों नहीं मिलती। ये जो पूरे आपके क्वेश्चन है। अब इसमें उड़ीसा में ही हमें खनिज क्यों मिलते हैं, कोयला क्यों मिलता है झारखंड में, कोयला क्यों मिलता है हमें, लोहा क्यों मिलता है झारखंड में। कल से आपको पूरा मैप देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कोयला मिलेगा, यहाँ पे सीमेंट मिलेगा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा हिमालय वाले रीजन में। नीचे हम जाएंगे, आर्कियन रॉक्स आएगी, और सबसे जो पुरानी आर्कियन रॉक्स है वहां पे धात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें निकालना असंभव है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास अगर आपको अच्छे से आपने देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कल वाली। अब मैं आपसे कुछ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भाषा होती है वो समझाता हूँ। अगर ये भाषा आपको समझ में आ गई तो आपका, मुझे लगता है कि आज का मेरे क्लास लेने का औचित्य सही सिद्ध होगा। जैसे इसको देखिए आप, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया की अंगारालैंड, पेंजिया यानी पृथ्वी है, पूरा भाग पेंजिया था, उसके बाद में टूट जाता है ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। लोरेंसिया तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है घटना 250 मिलियन। कौन सा? मीसोजोइक। ओके, जोइक यानी लाइफ स्टार्ट हो गई थी। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर के प्रवाह के कारण, यानी गोंडवाना लैंड का एक भाग यानी भारत उत्तर की ओर प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास करता है। गोंडवाना लैंड का भाग था, उत्तर की ओर जाता है, यूरेशियन प्लेट से टकराता है और भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास होता है। भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम में कई अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। हिमालय मैदान का निर्माण, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण, मरुस्थल का निर्माण, तटीय मैदान का निर्माण, पश्चिमी घाट का निर्माण, पूर्वी घाट का निर्माण। ये सभी रॉक्स में हम देखें धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, आर्यन, आर्कियन, ये सभी इसकी बात कर रहा है, जो आगे हम आगे वाली क्लासों में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में यह प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, टर्सरी युगीन विभिन्न भू स्थलाकृतियों का विकास है। अब प्री कैम्ब्रियन आपको नजर आ गया होगा कि मैंने बात की थी इयोन की, जो 500 जो 4.5 बिलियन से लेकर कब की थी? प्रेजेंट की। यानी जो हम बात करें प्रोटेरोजोइक, कब का था? प्रोटेरोजोइक था 2.5 बिलियन से लेकर 541। इससे पहले वाली जो घटना थी इसे हमने क्या कहा? प्री कैम्ब्रियन कहा था। तो ये प्री कैम्ब्रियन आपको समझ में आ गया होगा कि प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना कौन सी है जो सबसे पुरानी है। में धारवाड़, कुड़प्पन, विंध्यन, टर्सरी युगीन। टर्सरी युगीन क्यों है? क्योंकि हिमालय का निर्माण हुआ है, विभिन्न भू स्थलाकृतियों का विकास हुआ। धारवाड़, कुड़प्पन, विंध्यन, इनका निर्माण हम आगे देखेंगे कि इनका निर्माण 1400 से लेकर 600 मिलियन तक हो चुका है, जो कल के लेक्चर में हम जब चट्टानें पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन आज का जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्शियरी युगीन है, क्योंकि इसमें हिमालय का निर्माण हुआ है। हम देखते हैं सीनोजोइक टाइम पीरियड 70 से 0, इसमें हम 1.8 सॉरी,
इसमें हमने देखा था कि टर्शियरी यूगीन है और क्वाटरनरी यूगीन है। उसमें हमने हिमालय का निर्माण देखा था। उसके बाद में देखिए यहाँ की प्री कैम्ब्रियन यूगीन कलाकृतियां में जहाँ अरावली पर्वतमाला, प्री कैम्ब्रियन बहुत पुरानी, अरावली बीसी का भाग है, छोटा नागपुर का पठार, विंध्यन श्रेणी प्रमुख है। वहीं टर्शियरी यूगीन जो नया है, हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र के विभिन्न उपकालखंड में हुआ है। तो आपके लिए ये जो टर्शियरी यूगीन, प्री कैम्ब्रियन, टर्शियरी यूगीन, हिमालय का निर्माण, उत्तरी सीमांत क्षेत्र, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। ये तो हमने देख लिया अभी किस किस कालखंड में किसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे भूविज्ञानिक समय सारणी, इयोन, महाकल्प, कल्प युग और काल हिंदी में। ये जो बात कर रहे हैं कौन सा है, ये बात है फनेरोजोइक, ये लिखा हुआ फनेरोजोइक यानी दृश्य जीवी। यहाँ लिख देता हूँ दृश्य जीवी। दृश्य जीवी में हम देखते हैं कि डायनासोर से लेकर आज का ये मनुष्य, एकल जीव से लेकर आज का मनुष्य कहाँ पर है, फनेरोजोइक। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक गैस का गोला था, ज्वलन था, फिर उसके बाद में ठंडा होता है, फिर और ठंडा होता है, फिर एकल जीव का निर्माण होता है। एकल जीव से हम देखते हैं कि उसके बाद में आज का मनुष्य है और ये आज की संरचना है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू। कल का लेक्चर होगा वो हमारा किसका होगा, कल का लेक्चर हम चट्टानों के बारे में और कोयले के संरचना के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।